दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है 5 करोड़ का दांत। ये कर्नल कर्णी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है खूनी फिल्म। तो पहले आप उसको पढ़ लेना तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। कर्नल कर्ण का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं खूनी फिल्म में। अब आगे पढ़ते हैं। करण 2 दिन तक हैदराबाद में रुका रहा। तीसरे दिन वह भी ट्रेन द्वारा कराची के लिए रवाना हो गया। असलम ने अब तक इंस्पेक्टर कादिर के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। दोपहर को वह कराची होटल शेल्टन पहुंच गया और होटल के काउंटर क्लर्क से कहा, मेरा नाम कासिम है, मुझे एक अच्छा सा कमरा चाहिए। और हाँ शायद यहाँ मेरा एक खत आया होगा। मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ का पता लिखकर दिया था। यह सर आपका एक लिफाफा आया है, यह लीजिए, थैंक यू। होटल के कमरे में पहुंचकर कर्ण ने लिफाफा खोला। उसमें असलम का कोड संदेश मौजूद था। वह बैठकर कोड हल करने लगा। 10 मिनट में उसने कोड हल कर डाला। संदेश इस प्रकार था, इंस्पेक्टर कादिर की जापानी दूतावास से कुछ लोगों से दोस्ती है। वह गाने वाली सलमा बाई के कोठे पर भी नियमित जाता है। उसके खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि उसके पास रुपए कहाँ से आते हैं। बस इतना ही मालूम कर सका हूँ। अब मैं उसी होटल सिराज में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ वह दोनों लड़कियां मुझे फिर से मिल गई हैं। मेरी जरूरत पड़ते ही फोन कर दीजिएगा, असलम। उसके बाद कर्ण काफी देर तक कमरे में टहलता रहा और इंस्पेक्टर कादिर को समाप्त करने की स्कीम बनाता रहा। फिर वह हल्के से मेकअप में होटल से बाहर निकला और सड़कों पर घूमकर किसी उचित स्थान की तलाश में लग गया जहां इंस्पेक्टर से निपटा जा सके। आखिर में वह एक सिनेमा हॉल के सामने ठहर गया। यह सिनेमा हॉल एक चौराहे पर बना हुआ था। बाईं तरफ एक कॉफी हाउस था। कॉफी हाउस का काउंटर बिल्कुल दरवाजे पर था, जिस पर खजांची बैठा ग्राहकों से पैसे ले रहा था। करण सड़क के किनारे खड़ा सोच रहा था, यह जगह ठीक रहेगी। 6 बजे फिल्म का शो खत्म होगा तो यहाँ काफी भीड़ हो जाएगी। भीड़ में मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगा। फिर उसने एक पब्लिक फोन बूथ में आकर असलम को होटल होटल सिराज फोन किया। असलम, इस समय 5 बजे हैं। ठीक 6 बजे तुम अपनी गाड़ी लेकर कैपिटल सिनेमा हाउस के सामने पहुंच जाओ। गाड़ी चौराहे के किनारे खड़ी करके मेरा इंतजार करना। असलम को निर्देश देने के बाद उसने पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। दूसरी ओर से जवाब मिलने पर, क्या मैं इंस्पेक्टर कादिर से बात कर सकता हूँ? प्लीज होल्ड ऑन। कुछ क्षण बाद कादिर की आवाज फोन पर सुनाई दी। इंस्पेक्टर कादिर स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं सलमा बाई के कहने पर आपको फोन कर रहा हूँ। आज उनके कोठे पर कुछ बदमाश आए थे। वह लोग कैपिटल सिनेमा के निकट किसी कॉफी हाउस को लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। 6 बजे शो समाप्त होने के समय वह डाका डालेंगे। आप अगर चाहे तो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। इतना कहकर उसने उत्तरी प्रतीक्षा किए बिना फोन बंद कर दिया और फिर अपनी पिस्तौलें निकालकर चेक की। उसकी दोनों जेबों में एक एक, एक पिस्तौल थी। 6:45 वह सिनेमा के निकट वाले कॉफी हाउस में प्रविष्ट हुआ और एक ऐसी टेबल पर बैठ गया जहां से सड़क पर नजर रख सके। यह जगह ठीक रहेगी। ठीक 6 बजे सड़क पर दूर से इंस्पेक्टर कादिर आता दिखाई दिया। वह इस समय सादे लिबास में था। इंस्पेक्टर आ गया। अपने साथियों को यह निस्संदेह पीछे छोड़कर आया है ताकि लुटेरे होशियार न हो जाएं। तभी सिनेमा का शो समाप्त हो गया और हॉल से भीड़ बाहर निकलनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में कॉफी हाउस के सामने सड़क पर भीड़ ही भीड़ थी। इंस्पेक्टर सड़क के दूसरी तरफ खड़ा कॉफी हाउस के कैश काउंटर पर नजर रखे हुए था। अब करण अपनी जगह से उठकर कैश काउंटर पर पहुंचा। उसने दोनों जेबों से पिस्तौल निकाले। एक पिस्तौल उसने अपने शरीर की ओट में छुपाए रखा और दूसरा पिस्तौल उसने खजांची की छाती पर रख दिया। इंस्पेक्टर कादिर दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसे केवल वही पिस्तौल नजर आया जो खजांची की छाती पर रखा था। इंस्पेक्टर ने अपना पिस्तौल निकाला और भीड़ को चीरता हुआ कॉफी हाउस की तरफ बढ़ा। तो वह जैसे कॉफी हाउस के निकट आया, करण ने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल आगे किया और 2 गोलियां चलाई, धौएं धौएं। इंस्पेक्टर नीचे गिरने से पहले ही मर चुका था। भगदड़ का लाभ उठाकर कर्ण भी छलांग लगाकर भीड़ में घुस गया और भीड़ को चीरता हुआ चौराहे की तरफ भागा।
चौराहे पर असलम अपनी गाड़ी में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। करण को दौड़कर आते देख उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करण दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खोलकर गाड़ी में घुस गया। चलो असलम जल्दी करो। असलम ने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। जब वह काफी दूर निकल आए, मैंने इंस्पेक्टर को समाप्त कर दिया है। अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं वापस हैदराबाद जाऊंगा। और मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कल सुबह लाहौर के लिए रवाना हो जाना। अब हमारी मुलाकात मीना बाजार में ही होगी। तुम किसी भी तरह उस बाजार में जरूर शामिल होना, वरना मेरी सारी स्कीम फेल हो जाएगी। मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मैं उन दोनों लड़कियों का क्या करूं? वह मुझसे चिचड़ी की तरह चिपट गई है। वह भी मेरे साथ लाहौर जरूर जाएंगी। उन लड़कियों से निपटना तुम्हारा काम है। इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। ओके, मैं उन्हें संभाल लूंगा। गुड, अब तुम मुझे यहीं उतार दो। मैं टैक्सी लेकर हैदराबाद चला जाऊंगा। अच्छा। असलम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकते हुए कहा, आप बहुत सावधान रहिए। आपके ग्रुप में अगर कोई शत्रु का आदमी है तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जानता हूँ ये जीवन और मृत्यु का खेल है असलम। इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। वह फिल्म हमें हमें मिल गई तो हमारा देश भी विश्व की दूसरी बड़ी शक्तियों के मुकाबले पर आ जाएगा। इतना कहकर कर्ण गाड़ी से उतरा। ओके डियर, अब लाहौर में मुलाकात होगी। ओके एंड गुड लक। कुछ देर बाद कर्ण टैक्सी में बैठा वापस हैदराबाद जा रहा था। चलो, इंस्पेक्टर से तो मुक्ति मिल गई। अब देखना यह है कि मेरे साथियों में गद्दार कौन है। आधी रात को वह हैदराबाद में अपने होटल के सामने टैक्सी से उतरा और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। रात में न जाने किस समय कोई आहट सुनकर कर्ण की नींद टूट गई। कैसी आहट सुनी थी मैंने? क्या कमरे में कोई है? तभी सामने वाली दीवार की खिड़की पर हल्की सी आवाज हुई, किर्र। माय गॉड, कोई खिड़की पर है और शायद शीशा काटने की कोशिश कर रहा है। वह फुर्ती से उठा और दबे पांव चलता हुआ खिड़की के निकट जाकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। कुछ ही क्षण बाद किसी ने खिड़की के एक फ्रेम का शीशा बाहर से उतार लिया। फिर एक हाथ अंदर आया और उसने खिड़की की चिटकनी खोल दी। कर्ण सांस रोके खड़ा था। खिड़की के पट खुल गए और एक व्यक्ति खिड़की पर चढ़कर भीतर कूद आया। उसके दांतों में एक खंजर दबा हुआ था। कर्ण उसके पीछे दीवार से लगा खड़ा था। नीचे कूदकर जैसे ही वह व्यक्ति बेड की तरफ बढ़ा, पीछे से कर्ण ने अपने खाली हाथों की उंगली पिस्तौल की नाल की तरह उसी कमर से लगा दी। हैंड्स अप। खंजर अभी तक उस व्यक्ति के दांतों में दबा हुआ था। उसने हाथ ऊपर उठाए और साथ ही वह तेजी से घुमा। फिर एक गुस्सा कर्ण के मुंह पर मारा। भुशुम। कर्ण इसके लिए तैयार नहीं था। गुस्सा खाकर वह दीवार से जा टकराया। ओह! कर्ण को खाली हाथ देखकर वह व्यक्ति शेर हो गया और दांतों से खंजर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। कर्ण संभल कर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने खंजर से हमला किया तो कर्ण ने एक तरफ को हटकर उसका वार खाली कर दिया। वह व्यक्ति संभला और फिर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कर्ण पीछे हटते हुए दीवार से लग गया था। वह व्यक्ति खंजर लहराता निकट आया तो कर्ण ने फुर्ती से पलटकर कार्नस पर रखा हुआ गुलदान उठाया और उस व्यक्ति के मुंह पर दे मारा। धड़ाक। आह! कर्ण के लिए इतना अवसर काफी था। वह छलांग लगाकर उस व्यक्ति पर आ पड़ा और उसे साथ लिए फर्श पर जा पड़ा। गुलदान की चोट से वह व्यक्ति पहले ही अधमरा हो चुका था। ऊपर से कर्ण ने दो चार शक्तिशाली घुसे और लगे। भुशुम। आह! मार खाकर वह बेहोश हो गया। उसे नीचे पड़ा छोड़कर कर्ण उठ खड़ा हुआ। कुछ देर खड़े रहकर अपनी सांसें ठीक करने के बाद उसने फर्श पर पड़ा हुआ हमलावर का खंजर उठाया। फिर बेड के निकट रखा हुआ पानी का जग उठाकर उस व्यक्ति के मुंह पर उड़ेल दिया। पानी गिरते उसने कराकर आंखें खोल दी। कर्ण उसके निकट बैठ गया। आह! कर्ण ने उसी का खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, इतना तो मैं समझ गया हूँ प्यारे कि तुम मुझे मारने आए थे। अब जल्दी से यह और बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खंजर से बकरे की तरह लाल कर दूंगा। इसे मजाक मत समझना, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। करण ने उसकी गर्दन पर खंजर का दबाव बंद डाला। क्यों नहीं मार सकता? तुम भी तो मुझे मारने आए थे। जल्दी बोलो, वरना गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। बताता हूँ, पहले खंजर हटाओ। करण ने खंजर हटा लिया। अब बोलो, जल्दी करो। मुझे
मुझे इंस्पेक्टर कादिर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। कादिर ने? हाँ, परसों उसने कराची में मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर इस शर्त पर छोड़ दिया कि अगर मैं हैदराबाद जाकर तुम्हें कत्ल कर दूं तो वह मेरे सारे जुर्म छुपा लेगा। तुम्हारा पता उसने मुझे बताया था और यह भी कहा था कि तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, लेकिन मैं केवल तुम्हें ही ठिकाने लगाऊं। तुम हैदराबाद कब आए थे? आज शामी रात को, जब तुम कहीं बाहर से आए थे तो मैं होटल के सामने खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। करण ने सोचा, तो इंस्पेक्टर सचमुच मेरी हत्या कराने के चक्कर में था और मेरे हाथों मरने से पहले ही मेरी हत्या के आदेश दे चुका था। लेकिन अब मैं इस आदमी का क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद करण ने कहा, देखो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ या तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम एक मामूली अपराधी हो और कादिर के कहने पर मुझे मारने आए थे। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उस गुंडे का चेहरा खुशी से चमकने लगा था। वह जल्दी से उठा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया और करण उसी समय लाहौर जाने के लिए कपड़े बदलने लगा। उधर कैप्टन असलम लाहौर पहुंच चुका था और उसके साथ में दोनों विदेशी लड़कियां जूलिया और रोजी भी आई थी। तीनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। लाहौर भी कैसी काफी खूबसूरत जगह है और खूबसूरती का तो मैं दीवाना हूँ। क्या आप लाहौर पहली बार आए हैं? जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का यह मेरा पहला टूर है। फिर भी आप यहाँ की भाषा बड़ी साफ बोलते हैं। मैंने उर्दू और हिंदी बकायदा पढ़ी है। मिस जूलिया, जिस तरह आजकल आप पढ़ रही हैं, यह क्या बोर बातें हो रही हैं? मेरा ख्याल है हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो कल सुबह चलेंगे। यहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल इमारतें देखने लायक है। कल भी नहीं, कल यहाँ एक मीना बाजार लगने वाला है। मैं वहां से अपनी 104 बीवियों के लिए कुछ जेवर खरीदना चाहता हूँ। 104 बीवियां? क्या आप मजाक करें मिस्टर जमाल पाशा? मजाक की चिड़िया का नाम है जी। मेरी पूरी 140 बीवियां थी, लेकिन पिछले महीने मैंने 30 को तलाक दे दिया और 6 मर गई। अब मैं 104 का खाबिंद हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, आपने जिस मीना बाजार का जिक्र किया है उसमें हम भी आपके साथ चलेंगी। आप लोग वहां नहीं जा सकती, वह प्राइवेट बाजार है और वहां केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास दावतनामा हो। आपके पास दावतनामा है? नहीं, मगर मैं अपनी एम्बेसी द्वारा दावतनामा हासिल कर दूंगा। वह तो हम भी कर सकते हैं। हम भी आपके साथ मीना बाजार जरूर चलेंगे मिस्टर पासा। उधर होटल नेस्ट के एक कमरे में करण अपने 500 साथियों के साथ मौजूद था। वह सब डाके के प्लान को अंतिम रूप दे रहे थे। करण कह रहा था, मैंने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। हम 6 आदमी होंगे, 2 स्टैन और पिस्तौल हमारे पास होंगे। प्लान यह है कि 2 आदमी मेन गेट पर जाकर आने जाने वालों और चौकीदारों को रोक लेंगे। 2 आदमी छत पर जाएंगे और 2 आदमी अंदर कोठी में जाएंगे। अंदर जाने वालों में एक मैं रहूंगा और एक कोई और। हम सारे मेहमानों को हॉल में बंद करके हीरे जवाहरात समेट लेंगे। फिर हम लूट का माल लेकर फरार कैसे होंगे? हमारे पास 2 कारें होंगी, एक कोठी के बाहर खड़ी होगी और दूसरी कार लाहौर से बाहर शालीमार बाग के पास होगी। हम पहली कार से फरार होंगे, शालीमार के पास उस कार को छोड़कर दूसरी कार से बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर में पूरे शहर की पुलिस सतर्क हो चुकी होंगी। हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हम वहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि कार बॉर्डर से 5-6 मील पहले छोड़कर पैदल चल पड़ेंगे और रात के समय किसी स्थान से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। बस यह सारा प्रोग्राम है। अब आप लोग आराम कीजिए। कल हमें अपने अभियान पर निकलना है। चलो भैया, अब चलकर सो जाते हैं। इतवार की शाम मिस्टर टकीला की कोठी में मीना बाजार लगा। यह सारे हीरो और आभूषण मैंने देश देश घूमकर इकट्ठे किए हैं। अब यह बिक्री के लिए पेश है। आप लोग जो चाहे खरीद सकते हैं। कोठी के बाहर गेट पर 8 सिपाही और एक इंस्पेक्टर तैनात था। तभी गेट के सामने एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। सबसे पहले दाऊद खान नीचे उतरा और उसने इंस्पेक्टर को आवाज दी, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, जरा 1 मिनट बात सुनेंगे। इंस्पेक्टर निकट आ गया। यस। दाऊद ने पिस्तौल निकालकर उसकी छाती पर रख दी। आवाज निकालते, गोली मार दूंगा इंस्पेक्टर। यह कि क्या है? तुरंत ही शेष 500 भी कार से निकल आए। एक स्टेनगन करण के हाथ में थी और दूसरी माजिद खान के पास। हेडली ने इंस्पेक्टर के होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया
तभी माजी ने चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा, राइफलें नीचे डाल दो। सब कुछ इतने अचानक हुआ था कि सिपाही सख्ते में आ गए थे। उन्होंने हथियार डाल दिए। करण ने दाऊद से कहा, तुम और माजिद इनको संभालो, हम अंदर देखते हैं। ओके बॉस। तभी कोठी के चौकीदार ने लोहे के गेट की ओर से बंदूक चलानी चाहिए, लेकिन विक्टर ने उसका इरादा जानकर उस पर फायर कर दिया। धौएं। फिर विक्टर चिल्लाया, और कोई बहादुरी दिखाना चाहता है, एक एक को भून दूंगा। सभी के सिर झुक गए। कर्ण ने हेडली, विक्टर और शेर खान को साथ आने का इशारा किया। चलो। हॉल में हीरो को देखते लोग एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रहे थे। अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। तभी दरवाजा खुला और वे चारों भीतर प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर एक औरत चिल्लाई, डाकू, शटअप, कोई आवाज नहीं निकालेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब वैसे कांप रहे थे। कर्ण ने स्टिंगन लहराते हुए कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ माल चाहते हैं। आप लोग फौरन दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाए। किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। शोर मचाने से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर खड़ी पुलिस को भी हमारे आदमियों ने कवर कर रखा है और टेलीफोन के तार भी काटे जा चुके हैं। अतः चुपचाप हमारे आदेश का पालन करते रहो। तभी मिस्टर टकीला ने अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए कहा, यह क्या हंगामा है? कौन हो तुम लोग? डाकू। चलो सबके साथ तुम इस दीवार की तरफ मुंह करो। अचानक एक नवयुवक ने हेडली से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। हेडली ने फायर किया। धौएं। नवयुवक घायल होकर गिरा। कोई और हीरो बनना चाहता है? चलो जल्दी दीवार की तरफ मुंह करो, वरना सब मार दिए जाओगे। इस बार सबने आदेश का पालन किया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। करण ने शेर खान और हेडली से कहा, तुम दोनों माल थैले में भर लो। शेर खान और हेडली ने जेबों से थैले निकाले और माल भरने लगे। करण ने अपनी स्टैंडगन विक्टर को देते हुए कहा, तुम मेरी जगह ले लो, मैं जरा टकीला की तिजोरी देखकर आता हूं। फिर वह जेब में पिस्तौल निकालकर टकीला के निकट पहुंचा और पिस्तौल उसकी कमर से लगा दी। तुम्हारी तिजोरी कहाँ मिस्टर टकीला? अंदर कमरे में। टकीला को लेकर करण उस कमरे में घुस गया। तिजोरी के निकट पहुंचकर, खोलो इसे, जल्दी करो। क्या तुम तुषार को जानते हो? वो टकीला ने तिजोरी खोलते हुए पूछा। शटअप, सारा सामान बाहर निकालो। टकीला सामान बाहर निकालने लगा। नोटों की गड्डियां थी, कुछ गहने थे, लेकिन फिल्म नहीं थी। करण ने एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखता रहा, फिर बोला, वह फिल्म कहाँ है? कैसी फिल्म? मेरे पास कोई फिल्म नहीं है। तभी करण को ख्याल आया, वह फिल्म पहले जिसके पास थी उसने उसे अपने खोखले दांत में छुपा रखा था। अगले पल, अपने दांत बाहर निकालो। दांत? क्या तुम पागल हो? उत्तर में कर्ण ने अपना फुलादी घूसा टकीला के मुंह पर मारा। फलस्वरूप उसके मुंह से नकली दांतों का जबड़ा निकलकर बाहर जा गिरा। जबड़ा जमीन पर गिरते कर्ण ने बूट के नीचे दबाकर जबड़ा तोड़ दिया। तड़ाक। तभी एक खोखला दांत टूटकर बिखर गया और फिल्म का छोटा सा कैप्सूल निकल आया। कर्ण ने कैप्सूल उठाकर जेब में रख लिया। तभी टकीला बोला, अगर तुम भारतीय एजेंट हो तो मुझे इस फिल्म के 5 करोड़ मिलने चाहिए। शट अप। तभी शेर खान पिस्तौल लिए कमरे के दरवाजे में नजर आया। क्या हुआ बॉस, बहुत देर लगा दी? बस आ ही रहा था, चलो। करण जाने के लिए दरवाजे की ओर घुमा। तभी शेर खान चिल्लाया, बॉस बचो। करण ने फुर्ती से शव को नीचे गिरा दिया। धौएं धौएं। 2 गोलियां चली थी। कुछ क्षण बाद उसने सिर उठाकर देखा तो शेर खान और टकीला अपनी अपनी जगह पर नीचे पड़े थे। टकीला के हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था। शेर खान की गोली टकीला के माथे में लगी थी, इसलिए वह मर चुका था, जबकि शेर खान अभी जीवित था। गोली उसकी छाती में लगी थी। करण उठकर उसके निकट गया। शेर खान, शेर खान, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शेर खान के मुंह से ढेर सारा खून निकल पड़ा। वह रुक रुक कर बोला, तुम्हारे साथियों में एक गद्दार है कर्नल कर्ण, तो तुम मुझे जानते हो? कर्ण ने आश्चर्य से कहा, हाँ, मैं भी भारतीय एजेंट हूँ। जनरल यादव के आदेश पर तुम्हारे साथ शामिल हुआ था। वह गद्दार जापानी एजेंट है। आह। इतना कहकर शेर खान की गर्दन ढुलक गई। तभी एडली दरवाजे में नजर आया। क्या हुआ बॉस? शेर खान और टकीला एक दूसरे की गोली से मर गए। बुरा हुआ, लेकिन अब जल्दी से यहाँ से निकल चलना चाहिए। हाँ चलो। वह दरवाजे से बाहर आए। तभी असल ने कर्ण की ओर बढ़ने की कोशिश की।
करण ने उसकी छाती पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का दिया। वहीं खड़े रहो, कोई भी हिला तो गोली मार दी जाएगी। असलम एक बार लड़खड़ाया और फिर संभल कर खड़ा हो गया। लेकिन उस धक्के में करण ने फिल्म का कैप्सूल असलम को दे दिया था, जिसे असलम ने सबकी नजर बचाकर अपने मुंह में रख लिया था। वह मद्दारियों की तरह मुंह के अंदर चीजें छुपाने में दक्ष था। उधर कर्ण अपने साथियों के साथ दरवाजे की तरफ जाते हुए कह रहा था, हम लोग दरवाजा बाहर से बंद करे जा रहे हैं। 15 मिनट तक मेरे साथी कोठी को घेरे रहेंगे। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। इतना कहकर उन्होंने वहां के टेलीफोन के तार काटे और बाहर आए, जहां दाऊद और माजिद पुलिस के सिपाही तथा चौकीदारों को कवर किए खड़े थे। कर्ण ने सिपाही से कहा, तुम सब लोग हॉल में चलो, जल्दी करो वरना सबको गोली मार दी जाएगी। सब लोग अंदर चले गए तो दाऊद ने कोठी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चलो भाग निकलो यहाँ से, पुलिस की गाड़ी और दूसरी सभी गाड़ियों के टायर पंचर कर दो। उन्होंने कोठी के बाहर खड़ी सभी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। चलती गाड़ी में सब ने अपना मेकअप साफ किया और कपड़े उतार दिए। नीचे वह सब दूसरे लिबास पहने हुए थे। 15-20 मिनट में ही वह शालीमार पहुंच गए, जहां उनकी दूसरी गाड़ी खड़ी थी। वह सब दूसरी गाड़ी में बैठ गए और तेजी से बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। 30-40 मील आने के बाद कर्ण ने कहा, तुम लोग लूट का माल बांट लो, आधा मुझे दे दो और शेष तुम सब बराबर बांट लो। यह काम मैं करता हूँ। और कुछ ही देर में हेडली ने माल के हिस्से कर दिए और सबको उनका हिस्सा दे दिया। अपना हिस्सा लेने के बाद दाऊद बोला, हमारा काम खत्म हो गया, इसलिए मैं यहीं उतार दो। बेहतर यह है कि हम सब अलग अलग हो जाएं। तुम ठीक कहते हो। कर्ण ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और दाऊद तथा माजिद नीचे उतर गए। अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज। दोनों भाइयों को उतारने के बाद वह फिर चल पड़े। अब कर्ण सोच रहा था, वह दोनों शत्रु के एजेंट नहीं थे, तभी मुझे छोड़कर चले गए। हेडली और विक्टर में से एक शत्रु है, जो भी है वह मेरे साथ रहने की कोशिश करेगा ताकि मौका पाकर मुझसे फिल्म छीनने की कोशिश कर सके। तभी हेडली ने कहा, मेरा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है बॉस, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ सीमा पार चलूंगा। और मैं भी। पता ही नहीं लग रहा इन दोनों में से कौन शत्रु है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम बॉर्डर कहाँ से क्रॉस करें? बॉस, मेरा ख्याल है मैं गाड़ी बॉर्डर से 5-6 मील पहले छोड़ देनी चाहिए और पैदल चलकर सीमा पार करने के लिए उचित स्थान ढूंढना चाहिए। तुम ठीक है, तुम बॉर्डर के निकट पहुंच चुके हैं। फिर वे गाड़ी सड़क के किनारे छोड़कर नीचे उतरे और दाईं ओर फैले हुए जंगल में घुस गए। यह जंगल खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। बॉर्डर भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगा, लेकिन हमें उसका सीधा रास्ता नहीं पता। जंगल में लगभग 2 मील अंदर आने के बाद वे एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गए। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ कि बॉर्डर किस तरफ है। नहीं बॉस, तुम यहीं ठहरो, मैं देखने जाता हूँ, तुम्हारे सारे ही तो हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। करण नीचे बैठते हुए बोला, ओके तुम देखाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा, और अगर 1 घंटे तक नहीं आया तो समझ लेना कि मैं किसी मुश्किल में फंस गया हूँ। हेडली चला गया। करण जंगली घास पर लेटा हुआ था। 15 मिनट बीत गए तो वह सोचने लगा, पता नहीं हेडली को बॉर्डर का रास्ता मिलेगा भी या नहीं। वह फिल्म कहाँ कर्नल कर्ण? विक्टर की आवाज सुनकर कर्ण चौंक पड़ा। चौंक कर उठा तो देखा विक्टर के हाथ में पिस्तौल की थी, जिसकी नाल कर्ण की तरफ उठी हुई थी। तो मेरे साथियों में गद्दार तुम थे विक्टर? यस माय डियर कर्नल, मैं शुरू से जानता था कि तुम वह माइक्रो फिल्म लेने आए हो, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि फिल्म कहाँ है। अतः मैं तुम्हारे साथ इसलिए हो गया था कि तुम जब फिल्म हासिल कर लो तो मैं तुमसे उसे छीन लूं। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ विक्टर, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि इंस्पेक्टर कादिर का एक आदमी मेरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। वैसे क्या एडली भी तुम्हारा साथी है? नहीं, एडली से केवल मेरी जान पहचान थी। इंस्पेक्टर कादिर ने तुम्हें एडली से मिलते देखा तो उसने मुझे एडली के पास भेजा। मेरे कुछ पूछने से पहले एडली ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम्हें कुछ आदमियों की जरूरत है। बस उसकी सिफारिश पर मैं तुम्हारे साथ आ गया। और अब तुम शराफत से वह फिल्म मेरे हवाले कर दो कर्नल। मिस्टर विक्टर, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जानकर दुख होगा कि वह फिल्म मेरे पास नहीं है। बको मत, जल्दी फिल्म का कैप्सूल निकालो वरना गोली मार दूंगा। फिल्म मेरे पास नहीं है, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो।
ऑल राइट, लेकिन मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊंगा। पहले तुम अपना पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ फेंक दो, फिर अपने सारे कपड़े उतारकर इधर उछाल दो। मैं कपड़ों की तलाशी ले लूंगा। करण ने उसके आदेश का पालन किया। उसने अपना पिस्तौल निकालकर फेंक दिया। उधर मिस्टर टकीला की कोठी में डाकुओं के जाने के बाद हंगामा मच गया था। औरतों ने रोना रोना और चीखना शुरू कर दिया था। मर्द परेशान थे। 15 मिनट तक किसी को भी बाहर जाने का साहस न हुआ। 20 मिनट बाद पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। सब कारें बेकार थी, इसलिए काफी दूर पैदल जाकर पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना दी गई। फलस्वरूप अब वहां पुलिस दल आ पहुंचा। 3-4 घंटे तक पुलिस वाले मेहमानों के बयान लेते रहे। कितने डाकू थे? अंदर तो 4 आए थे, बाहर का हमें पता नहीं। आखिर रात को 12 बजे के करीब सबको जाने की इजाजत दी गई। अब आप लोग जा सकते हैं। बाहर पुलिस की वैन खड़ी है, वे आपको छोड़ आएगी। थैंक्स इंस्पेक्टर। 12:30 बजे असलम दोनों लड़कियों के साथ वापस होटल पहुंचा। होटल की लॉबी से गुजरते हुए जूलिया बोली, मिस्टर पासा, अगर आप ऊपर हमारे कमरे में चले तो हम आपको बेहतरीन कॉफी पिलाएंगी। कॉफी? उसकी तो इस वक्त मुझे सचमुच जरूरत है। चलो तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं। ऊपर जूलिया पासा और रोजी के कमरे के भीतर आने के बाद दरवाजा बंद करते हुए बोली, मीना बाजार में आज बहुत मजा आया। मजा आया? इसे तुम मजा कहती हो? जूलिया दरवाजा बंद करे घूमी तो उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था और वह मुस्कुरा रही थी। यस कैप्टन असलम ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस, हमें तो बहुत मजा आया। क्या क्या कहा तुमने? और यह पिस्तौल? बिल्कुल असली डार्लिंग, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल न करना। जल्दी से फिल्म का कैप्सूल निकालकर मेरी दोस्त रोजी को पकड़ा दो। कैसी फिल्म? कैप्टन असलम, हमने कहा ना कि हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारे बॉस कर्नल कर्ण ने मीना बाजार में तुम्हें वह कैप्सूल दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब तुम जल्दी से वह कैप्सूल निकालो। मगर सुनो तो, कैप्टन, मैं 7 तक गिनूंगी। अगर इस बीच तुमने फिल्म न दी तो मैं गोली चला दूंगी। मेरी पिस्तौल में साइलेंसर भी लगाए, अतः इसकी आवाज नहीं होगी। ठहरो ठहरो, मैं फिल्म देता हूँ। 1 2 3 4 5, निकालो। असलम ने अपने मुंह से कैप्सूल हथेली पर उल्टा। ये लो और मेरी जान छोड़ो। थैंक्स शेख साहब। असलम से कैप्सूल लेने के बाद, रोजी तुम जाकर इसे नीचे एजेंट 4 को दे आओ। मैं कैप्टन को संभाले हुए हूँ। कैप्टन को जाने मत देना। आज रात इन्हें यहीं रखना होगा। सुबह तक फिल्म पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, फिर हम कैप्टन को आजाद कर देंगे। रोजी कैप्सूल लेकर चलेगी तो जूलिया ने फिर दरवाजा बंद कर लिया। असलम ने कहा, अब यह तो बता दो कि तुम दोनों किस देश के लिए काम कर रही हो? जापान के लिए। और हमें खुशी है कि हम फिल्म प्राप्त करने में सफल हो गई हैं। तुम्हारे बॉस कर्नल कर्ण ने हमारे कई एजेंट मार दिए, मगर सफलता हमारे ही हाथ लगी। उधर कर्ण ने अपनी जैकेट उतारकर नीचे डाल दी थी और विक्टर उसे कह रहा था, पांव से इसे मेरी तरफ उछाल दो। यही समय जब मैं एक चांस ले सकता हूँ। और कर्ण ने जैकेट पांव से विक्टर के मुंह के ऊपर उछाल दी। ओ यू बास्टर्ड! कर्ण के लिए इतना ही समय काफी था। उसने विक्टर पर छलांग लगा दी। विक्टर को साथ लिए कर्ण नीचे गिरा और विक्टर के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गया। फिर दोनों गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे पर लुढ़कने लगे। विक्टर काफी शक्तिशाली था। एक बार उसने कर्ण को पलटी दी और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और पूरी शक्ति से कर्ण का गला दबाने लगा। कर्ण ने पीड़ा के कारण हाथ इधर उधर चलाए। आह! अचानक उसका हाथ नीचे पड़े हुए पिस्तौल पर पड़ा और उसने पिस्तौल उठा लिया। फिर उसी तरह पड़े पड़े पिस्तौल की नाल विक्टर के पहलू से लगाकर फायर कर दिया। धाएं! आह! विक्टर उसके ऊपर से लुढ़क कर गिर गया। वह मर चुका था। वह कुछ देर कर्ण कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा और अपनी सांसें ठीक करता रहा। फिर उठा और अपने हिस्से के लुटे हुए हीरे विक्टर की लाश के पास डाल दिए और अपनी जैकेट उठाकर बॉर्डर की तलाश में चल दिया। आधे घंटे तक वह जंगल में भटकता रहा और फिर बॉर्डर के निकट पहुंच गया। एक झाड़ी की ओट में उसने देखा, लगता है इस तरफ पहरा नहीं है, यहीं से सीमा पार करता हूँ। और फिर वह जमीन पर रेंगता हुआ तारों के नीचे से पार निकल गया। 5 मिनट बाद वह भारतीय सीमा में प्रविष्ट हो चुका था।
संतोष की लंबी सांस लेकर जैसे वह उठा, हाल्ट। सिपाही करण को पकड़कर भारतीय चौकी में ले आया। वहां एक कैप्टन मौजूद था। करण ने मुस्कुराकर कहा, मैं दोस्तों, मेरा नाम कर्नल कर्ण है। अगर आपको विश्वास न हो तो। हमें आपका विश्वास है सर। हेडक्वार्टर से हमें सूचना मिली थी आप आज सीमा पार करके इधर आएंगे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। करण बैठ गया तो कैप्टन बोला, अभी कुछ देर पहले के विदेशी भी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। हमारे सिपाही ने उसे गोली मार दी। उसकी लाश की तलाशी लेने पर उसकी जेबों से बहुत सारे हीरे निकले हैं। तो आप उसकी लाश को और उन हीरो को तुरंत सीमा के दूसरी तरफ फिकवा दीजिए। यह बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इसका भी प्रबंध कीजिए। और फिर कुछ देर बाद कर्ण एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठा दिल्ली जा रहा था। उधर जूलिया और रोजी ने रात भर कैप्टन असलम को उसी कमरे में अपने साथ रखा। सुबह हो गई तो जूलिया बोली, अब तुम आजाद हो कैप्टन असलम। अगर चाहो तो हम दोस्तों की तरह कुछ दिन पाकिस्तान की सैर कर सकते हैं। थैंक्स, लेकिन अभी 9 बजे वाले जहाज पर मेरी सीट बुक है। मुझे आज ही वापस जाना है। ओके कैप्टन, तो हम दोस्तों की तरह तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगी। अब हम तुमसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह फिल्म सुरक्षित यहाँ से बाहर पहुंच चुकी है। आप लोग सचमुच बहुत चालाक हैं। मुझे खुद से शर्म आ रही है कि 2 लड़कियों ने मुझे पराजित कर दिया है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कैप्टन, क्योंकि हम साधारण लड़कियां नहीं है बल्कि ट्रेंड जासूस हैं। आधे घंटे बाद असलम एयरपोर्ट पर था। दोनों लड़कियां उसे छोड़ने आई थी एयरपोर्ट के यात्री कक्ष में। कैप्टन डियर, क्या तुम अरब शेख के मेकअप में यात्रा करोगे? करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी रूप में यहाँ आया था और मेरा पासपोर्ट भी शेख जमाल पाशा के नाम से है। तभी लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई, दिल्ली जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके जहाज पर पहुंचने का कष्ट करें। अच्छा मेरी बदकिस्मत दोस्तों, अब मुझे इजाजत दो। बदकिस्मत क्यों? इसलिए कि तुमने मेरी अकल का गलत अंदाजा लगाया। तुम लोग चालाक जरूर हो, मगर अभी तुम्हें तजुर्बा कम है। तुम कहना क्या चाहते हो कैप्टन? असलम ने अपने कंठ को छुआ और मुंह से हथेली पर एक कैप्सूल डाल डाल दिया। यह क्या है? माइक्रोफिल्म? दोनों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। जी हाँ, असली माइक्रोफिल्म। रात तुम्हें जो फिल्म दी थी वह नकली थी। जापान में जब उसे इनलार्ज करके देखा जाएगा तो उसमें केवल कुछ लड़कियों के चित्र होंगे। मैंने पहले से एक नकली फिल्म का कैप्सूल अपने कंठ में छुपाकर रखा हुआ था। मैं मतदारों की तरह अपने कंठ में छोटी छोटी कई चीजें छुपा सकता हूँ। अब तुम दोनों अपनी अपनी हार का अफसोस करती रहो, मैं तो चला। और उन दोनों का वही निराश खड़ा छोड़कर असलम मुस्कुराता हुआ जहाज में सवार होने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह माइक्रोफिल्म के साथ सुरक्षित भारत की ओर जहाज में उड़ रहा था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया थी। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।